हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं केमिस्ट्री का इस बार का सोल्यूशन। डी ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सनट्रेटेड HNO3। आपको मालूम है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कॉन्सनट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये CHO को भी COH में कन्वर्ट करेगा और साथ ही साथ नीचे वाले CH2OH को भी ये COH में कन्वर्ट कर देगा और इस कंपाउंड का नाम है सैक्रिक एसिड। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सैक्रिक एसिड। Which of the following मोनोसैकेराइड इज नॉट हेक्सोज? इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड हेक्सोज नहीं है? गैलेक्टोज हेक्सोज है 6 कार्बन का, ग्लूकोज हेक्सोज है 6 कार्बन का, फ्रक्टोज हेक्सोज है 6 कार्बन का, लेकिन राइबोज जो होता है वो 5 कार्बन का होता है, ये हेक्सोज नहीं। हेक्सोज का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या 6 हो। ये राइबोज पेंटोज होता है क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 5 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड बाय द ग्लूकोज ऑन हीटिंग विद मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस इंडिकेट्स द प्रेजेंस। ये क्या बताता है? जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से कराते हैं और अल्फा और बीटा 2 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, तो उस समय ये पता चलता है कि ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हेमी एसिटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओपन चेन स्ट्रक्चर का अमाउंट बहुत कम होता है। ये एक इक्विलिब्रियम पर इसके साथ एग्जिस्ट करता है जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि OH किधर लगा होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे लगा होता है। यहाँ पर हम लोग CHOH और यहाँ पर COHH लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर CHOH लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ OH लेंगे हम लोग यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। यहाँ OH होगा और यहाँ पर OH होगा और फिर यहाँ पर C। तो यहाँ पर इसके बीच में ऑक्सीजन आता है और यहाँ पर CH2OH। अब चूंकि मैंने पहला वाला OH लेफ्ट में लगाया है तो ये बीटा है और OH हम राइट में लगा देते हैं तो उसे हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर्स होते हैं। तो अल्फा और बीटा जब भी कभी लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रयोग कर रहे हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोज हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये प्रेजेंस ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप को बता रहा है। ग्लूकोज एंड मैनोज आर, ग्लूकोज और मैनोज बेसिकली आपस में इपीमर्स होते हैं क्योंकि ग्लूकोज और मैनोज में सेकंड कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज में सेकंड कार्बन में जो OH होगा वो राइट में होगा और मैनोज में सेकंड कार्बन में जो OH होगा वो लेफ्ट में होगा। तो सेकंड कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में जो कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे इपीमर्स। एक बात और बता दें आपको, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में अगर 2 कार्बोहाइड्रेट्स आपस में एनोमर्स होंगे तो उनका नाम कभी नहीं बदलेगा। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज। अगर गैलेक्टोज के ही आगे अल्फा बीटा या ग्लूकोज के आगे अल्फा बीटा हम लगाते हैं तो हमेशा एनोमर्स होंगे। लेकिन जब भी नाम बदल जाए, जैसे ग्लूकोज और मैनोज, इसमें सेकंड कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या हो जाएंगे? इपीमर्स हो जाएंगे। इस तरह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी आपस में क्या होंगे? इपीमर्स होंगे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चौथे कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन बदलता है। रीजन है, असर्शन है, फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एनी एल्डिहाइडिक ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस एजेंट। बिल्कुल सही है, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो सब के सब टॉलरेंस एजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस फ्रक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू फॉर्म ग्लूकोज एंड मैनोज। बिल्कुल सही है, मैंने क्लास में कराया है, इसकी पूरी मैकेनिज्म भी लिखाई है। लार्बी डी ब्राउनियन इंक्लस्टीन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन कही जाती है, रीअरेंजमेंट बोला जाता है इसे, जिसके द्वारा जो कीटोनिक ग्रुप है किसका? फ्रक्टोज का, वो रीअरेंज होता है ग्लूकोज में और मैनोज में। तो बेसिकली जो फ्रक्टोज के अंदर टॉलरेंस एजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस रिएक्शन करने की टेंडेंसी है वो कीटोनिक ग्रुप के कारण नहीं है, वो बेस की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है डी ग्लूकोज और डी मैनोज में, और चूंकि उनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं इसलिए टॉलरेंस एजेंट से रिएक्शन करता है। तो दोनों चीजें सही हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Which of the following is not true regarding to सुक्रोज? सुक्रोज के रिस्पेक्ट में क्या सही नहीं है?
ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, बिल्कुल सही। दूसरा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, गलत, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो ग्लूकोज के C1 कार्बन पर और फ्रक्टोज के C2 कार्बन पर होता है, तो इसलिए ये सही नहीं है। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन पायरानोज रिंग फॉर्म, बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज का फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है। The two monosaccharides are reducing but disaccharide is non-reducing। देखो जितने भी मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स हैं सब के सब रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ करके जितने भी मोनो और डाइसैकेराइड्स होते हैं सब के सब रिड्यूसिंग होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सेकंड वाला आंसर केवल इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, यही आपसे पूछा गया था। Which of the following is incorrect about sucrose? सुक्रोज के लिए इनकरेक्ट क्या है? It is a non-reducing sugar, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन, ये म्यूटा रोटेशन भी नहीं देगा, क्योंकि बेटा अगर शुगर रिड्यूसिंग है तो 3 काम जरूर करेगा। पहला, वो टॉलरेंस एजेंट फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस जरूर करेगा, दूसरा म्यूटा रोटेशन शो करेगा, और तीसरा ओसा जोन फॉर्म करेगा। और अगर शुगर नॉन रिड्यूसिंग है तो इनमें से तीनों में से कोई काम वो नहीं करेगा। तो सुक्रोज चूंकि नॉन रिड्यूसिंग है तो ये म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा। इट्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट भाई, अभी अभी मैंने बोला था C1 कार्बन होता है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 कार्बन होता है बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी फ्रक्टोज का। तो ये बिल्कुल सही आपके सामने बना हुआ है, अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल सही है थर्ड वाला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा जा रहा, तो इनकरेक्ट में तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं है तो बिल्कुल गलत है, इस टाइप का कोई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं पाया जाता सुक्रोज में, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये पाया जाता है। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है भाई। Ag, Hg, Pb are grouped together in the first group. They form insoluble. क्या बनाते हैं? क्लोराइड्स बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl है, और डाइल्यूट HCl जब डालते हैं तो वो Ag को AgCl के फॉर्म में, Hg2 को Hg2+2 यानी मर्क्यूरस को भी Hg2Cl2 के फॉर्म में, और Pb+2 को PbCl2 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करता है। द ब्राउन कलर ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, तो बेटा चाहे नाइट्रेट हो चाहे नाइट्राइट हो, दोनों ब्राउन रिंग टेस्ट बनाते हैं, उसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो FeS2O5NO और आगे SO4 भी होता है। हालांकि जो कलर आता है वो इसी कॉम्प्लेक्स के कारण आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें NO अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी शो करता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर है FeS2O5NO, यही कॉम्प्लेक्स है जिसके कारण ब्राउन कलर की रिंग बनती है। नेशनल रिएजेंट इज द डिडक्शन ऑफ अमोनिया द एक्टिव स्पीसीज। देखो नेशनल रिएजेंट को याद रखिएगा आप, जब हम लोग याद करेंगे तो K2HgI4, अगर हम लोग ये देखें ऐसे करके K2HgI4 अगर हम लोग देखें, ये नेशनल रिएजेंट नहीं है, प्लस साथ में KOH होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ K2HgI4, और इसमें हम लोग जब अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो मिलन्स बेस का फॉर्मेशन होता है, आयोडीन्स और मिलन्स बेस बनता है। तो K2HgI4 में से अगर हम K2 को हटा दें तो इसका जो एक्टिव पार्ट है वो बेसिकली HgI4 डाई नेगेटिव, ये इसका एक्टिव पार्ट है, तो इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। सॉल्ट प्लस AgNO3 येलो PPT आता, तो वो क्या होगा? तो बेटा अगर वो Cl होता तो व्हाइट PPT आता, आयोडाइड के साथ AgCl के साथ ही येलो PPT आता, अगर ब्रोमाइड होता तो पेल येलो आता, और AgI का येलो PPT होता, तो उसका थर्ड आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयरन इन इट्स ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये अभी अभी जस्ट आपके सामने आया था कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपका ये बनता है, और यहाँ पर ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि चूंकि इसकी +1 स्टेट होगी, तो जब ये इधर से इधर जाएगा तो आयरन भी यहाँ पर अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही होता है। अगर आप इसको 0 ले लोगे तब तो इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, लेकिन अगर ये +1 है तो +1 उधर जाकर उसे कम कर देगा, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की भी आएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 होती है। नेक्स्ट है कि व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से गैसियस स्टेट में जब आप लाते हैं मेटल को, तो वहां पर जो मेटल एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको आप जब तोड़ते हैं तो वहां जो एनर्जी लगती है, जिसको हम लोग हीट ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, उसी हम लोग हीट ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं, और ये ज्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा हीट ऑफ एटमाइजेशन भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका सही आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, और इसमें स्कैंडियम ऐसा है जो अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। स्कैंडियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, 3d14s2, और वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करवाता है। इसी तरीके से बिल्कुल लास्ट में चले जाओ तो जिंक भी अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्कैंडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। The value of magnetic moment in the Bohr magneton of a transition metal is of 3D series is √48 दिया गया। तो √48 कब आएगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 होगी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है n+2। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हम 6 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6, 6+2, तो 6 2 8, 8 6 48, यानी √48 आएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 किसमें है आप ये देख लीजिए। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, क्योंकि 10 में से 6 चला जाएगा। यहाँ 5 और 1 6 हैं, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट √48 आता हुआ आपको दिखाई देगा। Which of the following statement are correct? Oxidation potential of M to M+2 of copper is least। हाँ बिल्कुल सही है। कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बात की गई है, तो ये लीस्ट होता है अपनी ट्रांजिशन सीरीज में। Fe+3 is more stable than Mn+3 in aqueous solution। अब बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम लोग Fe+3 की बात करें तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 जब तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3d5 हो जाएगा, यानी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जबकि Mn के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि Mn का होता है 25, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 आप लिखते हैं। तो जब आप Mn+3 लिखेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d4 होगा, तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो ज्यादा स्टेबल चूंकि कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है, तो Fe+3 इज मोर स्टेबल देन Mn+3 इन एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। और एक्सचेंज एनर्जी इज मोर इन केस ऑफ Fe+3, हाँ बिल्कुल सही है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी। एक्चुअली क्या होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगातार अपनी पोजीशन को एक दूसरे से बदलते हैं, और उसके द्वारा जो एनर्जी पैदा होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्सचेंजेस उतने ज्यादा संभव होंगे, और जितने ज्यादा एक्सचेंजेस संभव होंगे एक्सचेंज एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो एक्सचेंज एनर्जी इज मोर इन केस ऑफ Fe+3 देन Mn+, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये तीनों सही हैं। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn इज मोर देन आयरन, नहीं ऐसा सही नहीं है, आयरन की ज्यादा होती है थोड़ी सी Mn से। तो पहले 3 स्टेटमेंट सही हो गए A, B, C, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd। Interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of the metals. Which of the following is not the characteristic property of interstitial compound? आपको मालूम है कि जब मेटल्स के अंदर हाइड्रोजन है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन जैसे छोटे एटम्स उसके इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं, तो उससे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स, बिल्कुल सही है। दे आर वेरी हार्ड, बिल्कुल सही है। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, यही गलत है, ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होते, केमिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। चलिए, असर्शन है Zn+2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। Zn+2 के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम 4s ऑर्बिटल ऑफ Zn+2, हाँ बिल्कुल सही है, 4s ऑर्बिटल से ही लॉस्ट होते हैं। तो बोथ A and R आर करेक्ट, बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल ऑफ द Zn+। तो सही है कि ये आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाता है 4s, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण ऐसा होता है। तो both A and R are correct, but R is the correct explanation of A. Both and R are correct, R is not the correct explanation of A. इसमें मेरे हिसाब से सेकंड आंसर सही हो जाना चाहिए था, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल्स ऑफ Zn+2, बिल्कुल सही है। 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर आपका सेकंड होना चाहिए कि A और R दोनों करेक्ट हैं, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। The electrons are lost from the 4s orbital से, निकलता तो 4s से, बिल्कुल सही है,
लेकिन ये जो नेचर इसका डायमैग्नेटिक है वो इस कारण नहीं है, इसका डायमैग्नेटिक नेचर वो तो इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो उसका सेकंड आंसर सही होना चाहिए। 64 है which of these may be expected to have highest third ionization enthalpy। इसमें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो सीधे सीधे एमएन पे ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप एमएन को देखोगे 25 तो उसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 3d5 होता है, और जब आप एमएन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे 3d5 हो जाता है, यानी हाफ फिल्ड हो जाता है। तो अब जब आप इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अन्य किसी में D5 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा, सिर्फ Mn ऐसा है जिसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसीलिए इसका थर्ड आईपी बहुत हाई हो जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम आपको मालूम हो गया एक एक्सेप्शन है 4D ट्रांजिशन सीरीज का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है S से D में, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन बिल्कुल अलग तरीके का है कि इसमें D10 नहीं हो पाता है, इसमें 5D 9 और 6 1 होता है। इसके जस्ट बाद गोल्ड रखा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा, क्योंकि प्लेटिनम का होता है 78 और गोल्ड का 79 होता है, तो उसमें पूरा 5D 10 6 S1 हो जाता है, लेकिन प्लेटिनम में ऐसा नहीं होता। प्लेटिनम में 5D 9 और 6 S1, मतलब देखो पैलेडिनम है और उसके नीचे प्लेटिनम है, उसके नीचे गोल्ड है, उनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अलग टाइप के हैं। जैसे पैलेडिनम का अगर आप देखेंगे तो इसमें 3D 10 और 4S0 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, जबकि यहां पर 4D 9 और 5S1 होता है, ऐसा क्लियर ना? ठीक है ना? तो ये प्लेटिनम है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये तो इसके आगे नहीं है, मतलब ये तो इसके बगल में रहेगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं पैलेडिनम में, ठीक है ना, और यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, और जबकि यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप करता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और जब आप गोल्ड पे जाएंगे तो फिर गोल्ड में आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन भी जंप करेगा, लेकिन वहां पर 10 हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। चलिए, इसके जस्ट ऊपर निकिल होता है, निकिल, पैलेडिनम और प्लेटिनम ऐसे चलता है इसका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड? ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज घटता है, और जब साइज घटता है तो बेसिक करेक्टर भी डिक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक करेक्टर घटेगा, तो बेसिक करेक्टर घटेगा तो लेंथेनम का जो बेसिक करेक्टर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ल्यूटिटियम से। लेंथेनाइट सीरीज आयनिक रेडियस ऑफ Ln+3 इंक्रीजेस, नहीं इंक्रीज नहीं करती बेटा, डिक्रीज करती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रादर देन लेंथेनाइट। सर बिल्कुल सही, लेंथेनम को हम लोग किस में पढ़ते हैं? लेंथेनम को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ पढ़ते हैं, लेंथेनाइट्स के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए लेंथेनम किसका एलिमेंट माना जाता है? ट्रांजिशन सीरीज। एटॉमिक रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम आर सेम बिकॉज दे बिलोंग टू सेम पीरियड। हाँ बिल्कुल ठीक, तो इनका ये गलत है, सेम पीरियड को बिलोंग नहीं करते। जिरकोनियम के जस्ट नीचे हैफनियम रखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। सही केवल आपका कौन सा है? थर्ड है, ठीक। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अकर्स बिकॉज, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो 4f के इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज घटता है। तो सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में आप जाइए, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज कपल्ड विद द इंक्रीज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन्स। यही सही आंसर है। 4f इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ग्रेजुअली एडेड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, गलत है। 4f ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर इन साइज, का कोई मतलब ही नहीं है। 5f ऑर्बिटल्स स्ट्रांगली पेनिट्रेट इनटू द 4f, इसका कोई मतलब नहीं है। यही बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। द रिएजेंट with which glucose does not react to give corresponding test। देखो, टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करता है लेकिन शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता। HCN से रिएक्शन करता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट बनाता है, NH2S से रिएक्शन करता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन सोडियम बाइसल्फाइड से कोई रिएक्शन नहीं करता। ये इसलिए क्योंकि ये इसके ओपन चेन को कन्वर्ट नहीं, मतलब ये साइक्लिक चेन को ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इनका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है ग्लूकोज का, और ये रीजेंट उसे ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इसलिए शिफ्ट रीजेंट सिलेक्शन नहीं करेगा, ये ग्रिग्रॉन रीजेंट सिलेक्शन नहीं करेगा, ये सोडियम बाइसल्फाइड सिलेक्शन नहीं करेगा, जबकि इन्हें रिएक्शन करना चाहिए DNP सिलेक्शन नहीं करेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जिसे हम लोग रेडीज रीजेंट कहते हैं, उससे भी रिएक्शन नहीं करेगा। और ये इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर पाता।
तो इसमें पूछा गया है कि किससे किससे रिएक्शन नहीं करेगा, तो शिफ्ट से नहीं करेगा, बी और ई, यानी कि थर्ड आंसर इसका सही होगा। The correct corresponding order of the names of the 4 aldoses with the configuration given below पूछा जा रहा क्या है। तो देखो यार, यहाँ पर CH2OH के रिस्पेक्ट में OH राइट में है तो ये D कन्फिगरेशन है, और जब सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो इसे कहते हैं इरेथ्रोज, तो ये D इरेथ्रोज। यहाँ भी आप देखो CH2OH के रिस्पेक्ट में OH राइट में ही है तो ये D कन्फिगरेशन है, लेकिन OH अपोजिट साइड में तो उसको कहते हैं D3Os। यहाँ पर आप देखें दोनों OH लेफ्ट साइड में चला गया आपके CH, तो ये L कन्फिगरेशन है, लेकिन दोनों OH फिर से सेम साइड में है तो फिर से इरेथ्रोज हो गया। दिस इज इरेथ्रोज। सेम ग्रुप सेम साइड में अगर होते हैं, ऐसे याद रखा करिए, SE सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे तो इरेथ्रोज होगा। S का मतलब है सेम ग्रुप सेम साइड, तो मतलब इरेथ्रोज होगा। और यहाँ आप फिर से देख सकते हैं कि CH2OH के रिस्पेक्ट में OH लेफ्ट में है तो L होगा, और चूंकि OH भी अपोजिट है तो ये 3Os हो जाएगा। दिस इज 3Os। तो बस यही क्रम से देख लीजिए, D इरेथ्रोज, D3Os, L इरेथ्रोज और L3Os, ये आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। Which one of the following does not exhibit the phenomena of muta rotation? मैंने अभी भी बताया कि अगर कोई शुगर नॉन रिड्यूसिंग है तो वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगी। सुक्रोज चूंकि नॉन रिड्यूसिंग होती है तो उसमें म्यूटा रोटेशन होने की कोई संभावना नहीं है। The correct order of the atomic radii in the group 13 is, तो वो ग्रुप 13 में होना ही चाहिए था कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम लगातार नीचे जाने पर क्या हो रहा है, शेल्स की संख्या इंक्रीज कर रही है। तो जब शेल्स की संख्या बढ़ रही है तो साइज को क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इसमें बीच में आ जाते हैं D10 इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं, जिससे गैलियम का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है एल्युमिनियम से, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हल्का सा बढ़ जाता है। तो बच्चों से कहते हैं याद रखिए कि बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है गैलियम, गैलियम के बाद आता है एल्युमिनियम, देन इसके बाद आता है इंडियम, देन इसके बाद आता है थैलियम। तो यहाँ आपको सिंपल सी बात एक याद रखनी, गाल, क्या याद रखना है, गाल। गाल का मतलब है पहले गैलियम आएगा देन एल्युमिनियम आएगा, तो फिर बोरॉन, गैलियम, एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। The stability of the +1 oxidation state among aluminium, gallium, indium और थैलियम, ये आप लोगों को पता होगा कि जब हम नीचे जाते हैं बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में, तो नीचे जाने पर एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे अगर आप लोग बोरॉन में, एल्युमिनियम में, गैलियम में, इंडियम में और थैलियम में नीचे जाएंगे तो यहाँ तो +3 आएगी, यहाँ +3 आएगी, लेकिन यहाँ से +1 और +3, यहाँ से भी +1 और +3, यहाँ से भी +1 और +3, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आनी आपकी शुरू हो जाएंगी। तो जब आप यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ +1 और साथ में +3 आएगी, और यहाँ नीचे जाने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। तो भाई इसमें सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी नीचे जाने पर। हालांकि इन दोनों केसेस में +3 की ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन इस केस में +1 की स्टेबिलिटी +3 से ज्यादा होती है। ऐसा ही कार्बन फैमिली में भी होता है। The tendency of BF3, BCl3, BBr3 to behave like a Lewis acid decreases in the sequence. अगर हम लोग BF3 की बात करें, अगर हम लोग BCl3 की बात करें, अगर हम लोग BBr3 की बात करें, किसकी बात करें, BBr3 की बात कर लें, किसकी बात कर लें, BBr3 की बात कर लें। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वैसा होना तो ये चाहिए कि भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरॉन पे दिखनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर इसका दिखना चाहिए। लेकिन चूंकि बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है और फ्लोरीन के पास पाए जाते हैं लोन पेयर, तो इस साइड से इसको मिलने लगती है बैक बॉन्डिंग। क्या मिलना शुरू हो जाती है, इसको बैक बॉन्डिंग, इधर से इसको मिलने लगती है बैक बॉन्डिंग, और चूंकि इधर से इसको बैक बॉन्डिंग मिलती है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो जाती है, तो इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बैक बॉन्डिंग थोड़ी सी कमजोर होगी, यहाँ बैक बॉन्डिंग और कमजोर होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस आने लगता है। यहाँ पर इंटरेक्शन, ये जो लोन पेयर है वो 2p ऑर्बिटल में, बोरॉन का खाली ऑर्बिटल भी 2p है, तो यहाँ इंटरेक्शन 2p के बीच में, यहाँ इंटरेक्शन 2p 3p के बीच में, यहाँ इंटरेक्शन 2p 4p के बीच में होगा। तो जैसे जैसे एनर्जी का गैप बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेक्शन कमजोर होता जाएगा, बैक बॉन्डिंग कमजोर होती जाएगी,
तो जब बैक बॉन्डिंग कमजोर होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब बोरॉन यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उससे कम यहां होगा, सबसे कम यहां होगा। तो सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक करेक्टर BBr3 में होगा, फिर BCl3, फिर BF3। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरॉन, सभी को पता होगा इसके अंदर बनाना बॉन्ड पाया जाता है, और बनाना बॉन्ड के दौरान बोरॉन में जो हाइब्रिड स्टेट आपको दिखाई देगी वो sp3 दिखाई देगी। कौन सी हाइब्रिड स्टेट आपको दिखाई देती है? sp3 हाइब्रिड स्टेट यहाँ पर आपको दिखाई देती है। आप अगर थोड़ा सा देख लें तो BF3 का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, पूरा डिटेल में है। बनाना बॉन्ड यहाँ पर एक ऐसे करके आप बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स का होता है, सब बातें आपने पढ़ी होंगी इसमें। तो इस बनाना बॉन्ड के दौरान इस बॉन्ड को भी हम काउंट करते हैं, इसलिए बोरॉन की हाइब्रिड स्टेट sp3 ली जाती है, sp2। तो डाइबोरेन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। It is because instability of NS2 electrons of the valence shell of participating in the bonding। ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया है मामला, उसमें ये पूछा गया था, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया इसमें। इसमें पूछा गया था कि SN2 मतलब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि SN2 क्या है, SN2 क्या है और Pb+4 क्या है। इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फिर वही बात अगर हम लोग देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली +4, यहाँ +4, यहाँ से +2 और +4, यहाँ से भी +2 और +4, और यहाँ से भी +2 और +4 आती। इन दोनों केसेस में +4 की स्टेबिलिटी ज्यादा है +2 से, जबकि नीचे वाले केस में +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है +4 से। और कारण वही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर +4 की टेंडेंसी होती है +2 में जाने की। तो जैसे अगर तुम SN+2 को देखो तो SN के केस में कौन ज्यादा स्टेबल है? +4 ज्यादा स्टेबल है। तो SN+2 अपने आप को +4 में ले जाना चाहेगा, मतलब वो अपना क्या कराना चाहेगा? ऑक्सीडेशन। जब वो अपना ऑक्सीडेशन कराएगा तो दूसरे का रिडक्शन कराएगा, यानी SN+2 काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। SN+2 रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन Pb+4 में चूंकि स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की ज्यादा है Pb के केस में, तो Pb+4 अपने आप को ले जाना चाहेगा Pb+2 में, यानी ये अपना कराएगा रिडक्शन। तो जब ये अपना रिडक्शन कराएगा तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। और जब दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो Pb+4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसमें ये पूछा गया था, बेसिकली वो गलत प्रिंट हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा देखते हैं इसको। N2H4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -2, N2H4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -2। N2H4 में चूंकि ये आपकी +1 आएगी तो 4 +4 हो जाएगी, और +4 पर -4, दो नाइट्रोजन की -4 तो एक नाइट्रोजन की -2। अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -3। N3H में अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन +1 दिखाएगा तो इसकी आएगी -1/3। और जबकि NH2OH को अगर हम लोग देखें तो 3 हाइड्रोजन की +3 होगी, एक ऑक्सीजन की -2 होगी, तो नाइट्रोजन की यहाँ -1 आएगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ -1/3 है, क्योंकि यही वैल्यू सबसे कम है। माइनस में जो सबसे कम वैल्यू होगी वही सबसे ज्यादा मानी जाएगी। तो -1/3 ये हाइड्रोजोइक एसिड है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होगी। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ द 5th ग्रुप डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। बेसिक कैरेक्टर देखो ना, नीचे जाने पर हाइड्राइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है नाइट्रोजन फैमिली में डिक्रीज करता, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता। तुम चाहे नाइट्रोजन फैमिली में जाओ, चाहे आपका उसके बगल में ऑक्सीजन फैमिली में जाओ, हमेशा याद रखना बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बेसिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर घटेगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर एसिडिक कैरेक्टर पूछा जाता तो बढ़ता, बेसिक कैरेक्टर पूछा जा रहा तो घटेगा। विच हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा? तो फॉस्फीन का, क्योंकि आगे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन अमोनिया का तो फिर हिसाब से सबसे कम होना चाहिए, लेकिन अमोनिया में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए पहले फॉस्फीन, फिर ASH3, फिर अमोनिया आता, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ आता। अमोनिया यहाँ बीच में आ जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए।
In which of the following, in the following questions, statement 1 is followed by the statement 2. चलिए पढ़ते हैं. Statement 1 है the boiling point of the following hydrides of 16 group increases in the order. इस ऑर्डर में इंक्रीज करते हैं. गलत जवाब है. वाटर सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी. The boiling point of these hydride increases with the molecular mass. गलत है. ये भी गलत है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया है. तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए? फॉल्स हो गए. वैसे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है बीपी, बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है तो इसलिए ये वाला, इस केस के लिए ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा. विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ H2E? ई में ऑक्सीजन. सब देखो बेटे, नीचे जाने पर हमेशा याद रखना कि साइज बढ़ता है. साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती है. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट रही है मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है. तो जो सबसे ऊपर होगा उसके हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, जो सबसे नीचे होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी. तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा. वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उससे कम H2S, उससे कम H2SE, उससे कम H2TE, उससे कम H2PO. ये बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि आगे जाने पर बॉन्ड लेंथ लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी. In which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the properties indicated against? तो आगे जाने पर आप देख रहे हैं +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है और यहाँ पे +4 है. तो कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर. क्योंकि आगे जाने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो रही है. तो +4 की स्टेबिलिटी कम हो रही. अब जैसे लेड है, अपने आप को +4 से +2 में ले जाना चाहेगा. तो +2 में ले जाना चाहेगा तो मतलब अपना क्या रहेगा? रिडक्शन. तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन. तो पक्का है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर आगे जाने पर इंक्रीज करेगी क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी. HF, HCl, HBr, HISD की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी. ये कह रहे हैं H2O, H2S, H2SE इंक्रीजिंग पीके वैल्यू. देखो बेटा, आपको याद होगा, ये तो पता ही होना चाहिए आपको कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके. जितना ज्यादा K होगा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज्यादा पीके होगा एसिड उतना वीक होगा. वो कह रहे हैं आगे जाने पर पीके बढ़ रहा है मतलब एसिड कमजोर हो रहा है, जबकि उल्टा है, आगे जाने पर एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है. क्योंकि मैंने अभी बताया कि नीचे जाने पर लगातार बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती है, मतलब इसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ज्यादा आसानी से चैन दे देगा एज कंपेयर टू H2O. तो आगे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो यहाँ पीके बढ़ नहीं रहा है, पीके घट रहा है. तो ये सही आंसर हो गया. और इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने अभी बताया कि नीचे जाने पर बेसिक नेचर घटता है हाइड्राइड्स का, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है. तो ये भी सही है. थर्ड आंसर हो जाएगा. Which of the following arrangement does not give the correct picture of the trend indicated against it? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर दिया गया. गलत है. फ्लोरीन बेटा यहाँ आता है. एक्चुअली फ्लोरीन में क्या होता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, इसलिए फ्लोरीन की वैसे तो होनी चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, लेकिन चूंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो फ्लोरीन बजाय सबसे आगे आने के बीच में आ जाता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फिर आयोडीन आता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बिल्कुल सही है. ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है. इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन. ये बिल्कुल सही है. तो ये ही गलत है. तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ये फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा. कह रहे हैं मैच द कॉलम. आप कॉलम को मैच कीजिए. सब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं. तो हम से बात है 2 हेलोजेंस हैं तो लीनियर ही होगा. तो ए का तो होना चाहिए थर्ड. तो ए का थर्ड देखते हैं कहाँ कहाँ दिया गया है. तो ए का थर्ड दिया गया है फर्स्ट में और ए का थर्ड दिया गया है फोर्थ में. तो थर्ड और सेकंड तो वैसे बेकार हो गए. अब देखो बी से आंसर निकल आएगा क्योंकि यहाँ बी का फर्स्ट है और यहाँ बी का फोर्थ है. तो चलो बी में चलते हैं. देखो बेटा ये X3 है, ये टी शेप वाले होते हैं. जैसे अगर आप ClF3 को ले लें तो ClF3 में आप देखेंगे क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर हैं. ये 32 की कैटेगरी में होगा और इसका शेप टी होगा. एक्चुअली बेंट टी शेप होता है, हल्का सा है. टी शेप एग्जैक्ट ऐसा टी शेप नहीं होता, हल्का सा इसका ऐसा करके बेंट होगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ जो होते हैं वो उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो थोड़ा सा अंदर की तरफ ही बेंट हो जाएगा. तो जैसे Cl यहाँ है तो यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F होगा. तो बेंट टी शेप हल्का सा आता है. तो सी का शेप, बी का शेप कैसा होगा? बी का फर्स्ट होगा. तो बी का फर्स्ट यहीं पर दिया गया तो आंसर यही सही हो जाएगा. बाकी और को निकालने की जरूरत ही नहीं है. 2 से आंसर निकला है हमारा. वो ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है. कह रहे हैं मैच द कॉलम. XCF4 को अगर हम लोग देख लें तो XCF4 में अगर हम लोग ले लें तो जीनॉन के पास 2 लोन पेयर हैं. ये 42 की कैटेगरी में है और इसका शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर. कैसा शेप होगा?
स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि इसकी हाइब्रिड स्टेट आएगी sp3d2, और sp3d2 हाइब्रिड स्टेट आने पर, sp3d2 हाइब्रिड स्टेट आने पर, थोड़ा पीछे चलेगा ना, sp3d2 हाइब्रिड स्टेट के आने पर अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो यहां पर हाइब्रिड स्टेट आएगी sp3d2, लेकिन चूंकि sp3d2 हाइब्रिड स्टेट में, sp3d2 हाइब्रिड स्टेट में दो लोन पेयर जो इसके होंगे वो एक्सियल पोजीशन पर होंगे, तो चारों फ्लोरीन कहाँ होंगे, स्क्वायर प्लेनर पोजीशन पर होंगे, ऐसे करके यहाँ भी फ्लोरीन होगा, यहाँ भी फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, और यहाँ दो लोन पेयर ऊपर और नीचे की तरफ आपको दिखाई देंगे। तो इसका शेप जो आएगा वो स्क्वायर प्लेनर शेप लिया जाएगा। तो ए का शेप तो स्क्वायर प्लेन हो गया, तो ए का सेकंड, अब ए का सेकंड कहाँ दिया है, तो फर्स्ट बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, ए का सेकंड यहाँ है, ए का सेकंड यहाँ है, बी का थर्ड यहाँ है, बी का थर्ड यहाँ है। अब सी से पकड़ में आ जाएगा, सी देख लें XCO4। अब XCO4 में अगर हम लोग देखेंगे तो जरा अब लोग चलते हैं XCO4, XCOF4, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ एक लोन पेयर हो और 4 और 1 5, यहाँ 51 की श्रेणी में आएगा, और 51 को अगर हम लोग देखते हैं तो वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आपका सी का थर्ड हो जाएगा, सी का स्क्वायर पिरामिडल, नॉट डिस्टॉर्टेड, स्क्वायर पिरामिडल। कैसे स्क्वायर पिरामिडल होगा ये भी देख लें हम लोग। स्क्वायर पिरामिडल में मतलब वही हम लोग करेंगे कि जेनॉन ले लेंगे और यहाँ पर फ्लोरीन ले लेंगे और यहाँ फ्लोरीन ले लेंगे और यहाँ फ्लोरीन ले लेंगे और यहाँ फ्लोरीन ले लेंगे, ये तो स्क्वायर हो गया। एक तो डबल बॉन्ड O होगा, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या होगा, लोन पेयर, तो नीचे की तरफ पिरामिड नहीं बन पाएगा, ऊपर की तरफ का एक पिरामिड बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। तो सी का हो जाना चाहिए फोर्थ, कहाँ दिया सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ थर्ड वाले में दिया है, तो सही हो जाएगा। और XCO3 में देख लें पिरामिडल होगा, XCO3 का शेप कैसा होगा, पिरामिडल होगा, क्योंकि XC ऐसा होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, तो XCO3 का शेप कैसा होगा, पिरामिडल है। चलिए अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। अभी हम लोग किया XCO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर होता है, इसमें हाइब्रिड स्टेट sp3d2 होती है, इसमें लोन पेयर ऊपर नीचे होते हैं, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा। अब आ रहा है कुछ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक सल्फर से कि ग्लिसरॉल को हम लोग स्पेंट लाई से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी कि हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन कराते हैं, यानी ए का आंसर होना चाहिए थर्ड। देख लेते हैं का थर्ड कहाँ दिया है, तो ए का थर्ड सिर्फ फर्स्ट वाले में दिया है, तो फर्स्ट वाले से ही आंसर आ जाएगा। इसके बाद तो सारे अपने आप यही क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। एक अगर आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। बी क्लोरीन और एनिलीन का आप यूज करेंगे तो डिस्टिलेशन कराना है। फ्रैक्शंस ऑफ फ्लूइड, मतलब बाकी ये सब एनसीईआरटी की लाइन ही है, जैसे कि एनिलीन वाटर को सेपरेट करने के लिए हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। तो एक आ गया तो सब बाकी आ ही जाएंगे आपके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आपको मालूम होना चाहिए कि दो तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है हम लोगों की, एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसी को हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। एडजॉर्प्शन के अंदर दो होती, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द पार्ट ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। नाइट्रोजन डिडक्शन इज इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय लेसार्जिनी टेस्ट। द ब्लू कलर फॉर्म्ड करस्पॉन्डिंग टू विच, अगर आपने पढ़ा हो तो Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस का ब्लू कलर बनता हुआ दिखाई था, प्रूशियन ब्लू कलर आता है इसका। The Kjeldahl method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen in which of the following compound। तो बेटा याद रखना कि Kjeldahl's मेथड का प्रयोग केवल हम उन्हीं कंपाउंड के लिए करते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो। नाइट्रोजन साइकिल में नहीं होनी चाहिए, और नाइट्रोजन किसी और, जैसे एजो कंपाउंड है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अटैच नहीं होना चाहिए, तो आप नाइट्रो इंजन के लिए नहीं कर पाएंगे, आप साइकिल के अंदर नाइट्रोजन नहीं कर पाएंगे, आप एजो कंपाउंड के लिए नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ इससे एस्टिमेट कर सकते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन साइकिल में नहीं होनी चाहिए, यानी बेसिकली एमीन्स, बस वो साइकिल में ना हो। तो इसलिए थर्ड आंसर इसका सही होगा। Dumas method estimation of nitrogen 0.35 gram of organic compound gave 55 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 mm pressure. The percentage composition of nitrogen, देखो ना Dumas method में percentage of nitrogen is equal to होता है 1/8 into volume of nitrogen at STP, STP पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम, और अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम लोग वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं।
अब यहाँ नाइट्रोजन का वॉल्यूम एसटीपी पर हमें पता होना चाहिए, तो हमारे को P1 दिया गया है 715 ml, हमारे को V1 दिया गया है, वॉल्यूम नाइट्रोजन का दिया गया है, कितना दिया गया है 55 ml, और ये 715 ml, और T1 हम लोगों को दिया गया है कितना, T1 दिया गया है हम लोगों को कितने केल्विन दिया गया, 300 केल्विन। अच्छा, जब तुम एसटीपी पे निकालोगे तो P2 हम लोग लेंगे 760 ml, हम लोग V2 को निकालना ही चाहते हैं, और T2 हम लोग यहाँ लेते हैं 273 केल्विन। अच्छा, यहाँ 715 में चूंकि एक्वस टेंशन भी आपको दिया गया है 15, तो यहाँ -15 करना पड़ेगा, तो ये 700 ही mm सीधे सीधे हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और बस इस फॉर्मूले में वैल्यू सबकी प्लेस करिए, और यहाँ से किसको कैलकुलेट कर लीजिए, V2, ये यही V2 है, बस इस V2 को उठा के यहाँ पर रख दीजिए। वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको 0.35 दिया गया है, कैलकुलेट कर लीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर इसमें 16.45% नाइट्रोजन का आ जाएगा, ये ड्यूमास मेथड का। ठीक है बेटा, तो ये था केमिस्ट्री का आपका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।